हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखिए, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। आज का मित्रों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, आपको सही कोड चुनना है। ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, जो हाल ही ईक्यू में एक रिकॉर्ड बना है परमाणु ऊर्जा से संबंध में, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन उठाया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु चयन आधारित ऊर्जा कम कार्बन उत्सर्जक होने का दावा करती है, लेकिन इससे बड़ा खतरा इसके माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में है। ये कह रहा है कि इसमें से कार्बन उत्सर्जन तो कम होता है, लेकिन जो ऊर्जा उत्पन्न करने में खतरा है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में, आपको ये बताना है कथन सही है या गलत है। दूसरा कह रहा है, 1 किलोग्राम मिश्रित ईंधन 1 किलोग्राम कोयले, तेल और या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन अधिक ऊर्जा है। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम मिश्रित परमाणु ईंधन में जो कोयले और गैस तेल की तुलना में 10 मिलियन जूल अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको ये बताना, थोड़ा टाइप नहीं हुआ जूल, आपको ये मेंशन कर देना। तो तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, जो एक परमाणु परियोजना है, परमाणु ऊर्जा आधारित परियोजना है, उस परियोजना के बारे में पूछा गया है। ITR 7 सदस्य चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका द्वारा समर्थित एक चल रही मेगा परियोजना है, जो फ्रांस में स्थित है। आपको बताना है, इसे सही बताना। तो मित्रों पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इसमें ये पहला कथन तो इतना हाफ कथन तो सही है, ये कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, लेकिन जो कार्बन के बाद में दूसरा कथन है कि इसके माध्यम से खतरा उत्पन्न होता है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, तो ये कथन गलत है। इस हिसाब से ये पूरा कथन गलत हो गया, पहला हमारा कथन। और जो दूसरा कह रहा है 10 मिलियन वाला, मित्रों ये कथन सही है। 1 किलोग्राम जो ईंधन है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जो 1 किलोग्राम जो कोयला गैस की तुलना में 10 मिलियन जूल अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो गया। जो ये मेगा शोध परियोजना है, ये सही है, फ्रांस के दक्षिण में स्थित है, और ये चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, ये सभी सदस्य है। इस हिसाब से हमारा तीसरा कथन भी सही हो गया। तो मित्रों इसका दूसरा और तीसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, केवल 2 और 3। आप संलयन प्रतिक्रिया के दौरान 2 हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु बनने के लिए फ्यूज होते हैं, और ये अत्यधिक दबाव होता है, इसके कारण जो ऊर्जा पैदा होती है, इसके बारे में थोड़ी मैंने परिभाषाएं लिख दी, आपको देख लेना। और इसका मित्रों मैं PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा, तटीय सुवेद्यता सूचकांक जो कोस्टल है, कोस्टल सुवेद्यता सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना। नीति आयोग से, इसरो से, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। मित्रों आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। मित्रों इसका सही कथन ऑप्शन सी है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये मित्रों पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो तटीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, उसके संदर्भ में अपन को जानकारी देता है सूचकांक। उसके संदर्भ में आपको बता देता हूँ इसके मानक कौन कौन से हैं, और ये क्या क्या। ये भारतीय तट हेतु भौतिक और भूवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय जोखिमों का निर्धारण करता है, कि जो भौतिक परिवर्तन और भूवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर समुद्री तट स्तर में परिवर्तन होता है, उसके बारे में अपन को जानकारी देता है। और जो तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ की अवसंरचना है, उनका कितना क्या जोखिम है, उसके बारे में हमको बताता है। और कितना क्या समुद्र स्तर दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ रहा है, उसके बारे में भी हमें बताता है। इसके जो कंपोनेंट है, मानदंड है, आप देख लेना, ये है। अगला क्वेश्चन हमारे तीसरा है, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन कह रहा है, आसियान का आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। आपको बताना ये सही है या गलत है। दूसरा कह रहा है, आसियान की स्थापना 1969 में इसके संस्थापक देशों
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा की गई है, आपको बताना है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है जकार्ता में आसियान के लिए भारत का एक अलग मिशन है। ये कह रहा है आसियान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भारत ने एक जकार्ता में अपना कार्यालय खोल के एक मिशन स्थापित किया गया। आपको बताना है सही है या गलत है। सही विकल्प का चयन करना है। तो मित्रों पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है जो वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, ये कथन सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन ये दूसरा है जो आसियान की स्थापना है वो 1967 में की गई थी, 1969 में नहीं की गई। इस हिसाब से ये हमारा गलत हो गया। जो संस्थापक देश है ये कथन तीनों सही है, इतना सही है, लेकिन ये हमारा इस वजह से गलत हो गया। तो दूसरा हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और जो भारत का मिशन है जकार्ता में ये भी कथन सही है। इस हिसाब से हमारा तीसरा कथन सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सी हो गया, केवल 1 और 3। अब हम अगले आसियान के बारे में आप पढ़ लीजिए, मैंने दे रखा है नीचे। 1967 में आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई, आपको ये पता रखना है। संस्थापक राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद में आसियान की स्थापना की। इसमें संस्थापक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। और 1900 जो इसके डिसीजन लिए गए वो सभी हैं, आप पढ़ लीजिए। ये इसका मेन मोटिव यही है, आसियान राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने के। और इसने जो 1995 में जो डिसीजन लिया परमाणु मुक्त का, और जो ब्रुनई हुआ 1967 में, वियतनाम 1995 में ऐड हुआ था, लाओस और म्यांमार 1997 में हुआ था, कंबोडिया 99 में हुआ था। ये सदस्य राष्ट्र जो शामिल हुए थे उसके बारे में कह रहा है। जो 1990 के दशक में 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद इसकी सदस्यता 2 गुनी हो गई। जो 1990 में जैसे ही दशक में अंत हुआ वियतनाम युद्ध का और जो शीत युद्ध के बाद में जो परिस्थितियां बदली, उसी के कारण इसका विस्तार हुआ, उसी के कारण ये 5 सदी बाद में जुड़ते गए, ये कह रहा है इसे। और जो इसके जो मंच है, मंच के बारे में पढ़ लिए, आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान +3 मंच और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ये इसके मंच आयोजित किए जाते हैं आसियान के नेतृत्व में। अगला हमारा क्वेश्चन, आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उपरोक्त कथन दे रखे हैं इसमें से सही कथन आपको सुनना है, सही कोड सुनना है आपको। पहला ये कह रहा है ये UIDAI गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है, आपको बताना ये वैधानिक निकाय है और क्या गृह मंत्रालय के अधीन है, ये आपको सही कथन है, ये नहीं पता। दूसरा कथन ये कहता है आधार अधिनियम के तहत 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक समय पर भारत में रहने वाले विदेशी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताना कि 1 वर्ष में 182 दिन यदि वो भारत में रह रहा है वो आवेदन कर सकता है क्या आधार के लिए, ये बताना सही है गलत है। तीसरा कहते हैं आधार के लिए नामांकन करते समय एक व्यक्ति के पास 3 लिंग विकल्प होते हैं, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। आपको कथन सही बताना है तीनों में। तो तीसरा तो आपको पता ही होगा, ये तो इसमें सोचने की बात नहीं, ऑटोमेटिक सही हो गया। और जो दूसरा आप इसमें कंफ्यूज हो सकता है, इसमें बता दूं ये कथन भी सही है। अगर आप 182 दिन 1 साल में रहते हो इंडिया में तो आप आधार आवेदन कर सकते हो। इस हिसाब से आपको पता होगा कि आधार विदेशियों के लिए भी होता है, विदेशी भी बना सकते हैं। ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है, क्वेश्चन आ भी चुका है UPSC में, आपको याद रखना है। और जो ये संस्था है UIDAI, ये पहले योजना आयोग के अंतर्गत थी, पहले वैधानिक नहीं थी उस टाइम, लेकिन जो आधार एक्ट के तहत इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। लेकिन ये इतना कथन गलत हो गया, ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के अधीन है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही हो गया। तो इसमें दूसरा और तीसरा केवल किस में है, ऑप्शन डी है, केवल 2 और 3 सही हो गए। इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। UIDAI की स्थापना एक शाब्दिक निकाय के रूप में आधार एक्ट के तहत 2016 के अंतर्गत की गई, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। और ये आधार के बारे में आपको बताया रखा है। UIDAI की स्थापना भारत के सभी नागरिकों को आधार नाम की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए की गई, ताकि दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त हो और आसानी से एक किफ़ायती लागत में प्रमाणित किया जा सके, एक प्रमाणित आधार कार्ड आपको मिल सके। और ये बताया, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना,
2010 में जारी किया गया पहला। आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ से याद रखो तो ठीक है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। जो 12 में राज्य की परिभाषाएं दे रखी है उसमें कौन कौन शामिल है आपको बताना है। पहला भारत सरकार, दूसरा भारत की संसद, तीसरा राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय व अन्य प्राधिकरण की बात कर रहा है राज्य के बारे में। तो मित्रों आपको बता देता हूँ इसका कथन डी है, सही है, पांचों सही है। तो इस हिसाब से इसी डी हो गया। इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। आप साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।